सतत विकास लक्ष्यों में भारत की प्रोग्रेस को ट्रैक करने वाला एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। एसडीजी में राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर प्रोग्रेस को परखने वाले इस इंडेक्स का ये चौथा संस्करण है। इंडेक्स में 2023-24 में भारत का ओवरऑल स्कोर 71 रहा, जो कि 2020-21 में 66 था। भारत के ओवरऑल स्कोर में लगातार वृद्धि ही देखी गई है। 2018 में ये आंकड़ा 57 था, वहीं 2019-20 में ये स्कोर था 60। यहां याद रखिए कि एसडीजीज यानी सतत विकास लक्ष्यों को यूएन जनरल असेंबली द्वारा साल 2015 में अपनाया गया था। इन्हें साल 2030 तक पूरा करना है। कुल एसडीजीज हैं 17, लेकिन भारत एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 16 एसडीजीज को शामिल करता है। अब हम एक बार सभी एसडीजीज के टारगेट्स को समझ लेते हैं। इसके बाद भारत द्वारा इनमें की गई प्रोग्रेस के आंकड़ों को भी देखेंगे। पहला एसडीजी है हर जगह से हर रूप में गरीबी को खत्म करना। दूसरा है भूख को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा को हासिल करना। तीसरा एसडीजी है अच्छा स्वास्थ्य। चौथा एसडीजी गुणवत्ता परक शिक्षा की बात करता है। पांचवा एसडीजी लैंगिक समानता की बात करता है। छठवां एसडीजी स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। वहीं सातवां वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। आठवां एसडीजी गरिमामय काम और आर्थिक समृद्धि से संबंधित है। नवां एसडीजी उद्योग, नवाचार और अवसंरचना से संबंधित है। 10वां असमानता को कम करने से संबंधित है। 11वां एसडीजी सतत शहरों और समुदायों से संबंधित है। 12वां एसडीजी जिम्मेदार खपत और उत्पादन से रिलेटेड है। 13वां जलवायु परिवर्तन से। 14वां पानी के अंदर के जीवन से रिलेटेड है। 15वां एसडीजी जमीन पर जीवन से संबंधित है। 16वां एसडीजी शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं की बात करता है। और 17वां लक्ष्यों की प्राप्ति की साझेदारी से रिलेटेड है। पहला लक्ष्य गरीबी से संबंधित है। देश में 2015-16 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी बहुआयामी गरीबी 24.98% थी, जो कि 2019-21 में गिरकर 14.96% पर आ गई है। ऐसे ही 2013-14 से 2022-23 के दौरान तकरीबन 24.8 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। दूसरा टारगेट है भूख को मिटाने से संबंधित। भारत में गेहूं और चावल की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 99.01% लाभार्थियों को कवर किया गया है। तीसरा लक्ष्य है स्वास्थ्य से जुड़ा। भारत में मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 97 के करीब है। 9 से 11 महीने के 93.23% बच्चे पूरी तरह से इम्यूनाइज्ड हैं, मतलब उनका टीकाकरण किया गया है। चौथा टारगेट है क्वालिटी एजुकेशन। इसमें 2021-22 के लिए छात्र शिक्षक अनुपात 18 है। साथ ही 88.65% स्कूलों में बिजली और पीने के पानी दोनों की सुविधा है। पांचवा टारगेट जेंडर इक्वालिटी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में भारत की प्रोग्रेस कुछ इस तरह है। NFHS 5 के मुताबिक 15 से 59 आयु वर्ग की 53.9% महिलाओं के पास मोबाइल फोन है, जिसका वे खुद इस्तेमाल करती हैं। NFHS 5 की माने तो 88.7% विवाहित महिलाएं घरेलू निर्णयों में हिस्सा लेती हैं। जन्म के समय सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुषों पर 929 है। छठवां टारगेट है स्वच्छता की बात करता है, जो कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हर व्यक्तिगत घर में टॉयलेट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 94.7% स्कूल्स में लड़कियों के लिए फंक्शनल टॉयलेट हैं। सातवां लक्ष्य है सतत और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ा हुआ। भारत में सौभाग्य योजना के तहत 100% घरों में इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच है। आठवां लक्ष्य गरिमामय काम और आर्थिक समृद्धि की बात करता है। भारत में LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 61.6% है। साथ ही बेरोजगारी दर 2018-19 के 6.2% के मुकाबले 2022-23 में 3.4% तक पहुंच गई है। नवा लक्ष्य अवसंरचना और नवाचार की बात करता है। भारत में 93.3% घरों में कम से कम एक मोबाइल फोन है। ऐसे ही 95.08% गांवों में 3G या 4G इंटरनेट कवरेज है। 10वां लक्ष्य असमानता को कम करने की बात करता है। पंचायती राज संस्थाओं में 45.61% सीट्स महिलाओं के पास हैं। ऐसे ही राज्य विधायिकाओं में SC और ST का प्रतिनिधित्व 28.57% के करीब है।
11वां लक्ष्य है सतत शहरों से जुड़ा हुआ। 97% वार्ड्स में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की सुविधा है। साथ ही म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग 78% के करीब पहुंच गई है। 12वां लक्ष्य है जिम्मेदार खपत और उत्पादन से जुड़ा हुआ। आंकड़ों की माने तो 2022 में 91.05% बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट किया गया। 13वां टारगेट जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। 94.86% उद्योग पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हैं। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। 2024 में यह आंकड़ा 43.28% है। 15वां लक्ष्य पृथ्वी पर जीवन से जुड़ा है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के मुताबिक फॉरेस्ट कवर में 1.11% कार्बन स्टॉक में इजाफा हुआ है। 16वां लक्ष्य मजबूत संस्थाओं, न्याय और शांति की बात करता है। मार्च 2024 तक भारत में 95.5% जनसंख्या आधार से कवर्ड है। चलिए आगे बढ़ें। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने लगातार दूसरे साल विंबलडन का खिताब जीता। उन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। बीते साल भी विंबलडन के फाइनल मुकाबले में उन्होंने नोवाक जोकोविच को ही पटकनी दी थी। अब कार्लोस अल्काराज के खाते में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब दर्ज हो गए। उन्होंने बीते महीने ही 2024 का फ्रेंच ओपन जीता है। 2022 में उन्होंने यूएसए ओपन में जीत दर्ज कराई है। वहीं इस साल का विंबलडन विमेन्स सिंगल चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता। उन्होंने ये जीत इटली की जैस्मीन पाओलनी को हराकर दर्ज की। बारबोरा ने यह पहला विंबलडन खिताब जीता है। आपको बता दें कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है, दुनिया के 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट है। ये टूर्नामेंट सबसे ज्यादा रैंकिंग पॉइंट और पुरस्कार राशि देते हैं और जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित करते हैं। ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी में आयोजित होता है। फ्रेंच ओपन मई के अंत से जून की शुरुआत तक चलता है। फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस के नाम से भी मशहूर है। विंबलडन जून के अंत से जुलाई की शुरुआत तक होता है और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में आयोजित होने वाला टूर्नामेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर और विंबलडन घास पर खेला जाता है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2023 में यूपीएससी की परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली बार शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया था। आधिकारिक शुभंकर का नाम थंबी रखा गया था। ओपन सेक्शन में विजेता टीम के लिए ट्रॉफी वेरा मेंचिक कप है। महिला वर्ग में विजेता टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रसल कप है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं, यह सवाल पूछा गया था। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पूर्वी बेंच ने एक 4 सदस्यीय समिति गठित की है। इस समिति को बिहार की कबरताल वेटलैंड के इंक्रोचमेंट के आरोपों की जांच करना है। समिति को यह रिपोर्ट 4 हफ्तों के भीतर सौंपनी है। कबरताल वेटलैंड बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। इसे कई नामों से जानते हैं, काबरताल, कमरताल, कांवरताल, कांवर लेक, सभी इसी के नाम है। बिहार सरकार ने 1989 में इसे बर्ड सेंचुरी घोषित किया था। 2020 में इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, यानी गोखुर झील है। आपको बता दें, वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर मिट्टी साल भर या साल के किसी समय में पानी से कवर रहती है या पानी इसकी सतह के पास मौजूद रहता है। आर्द्र भूमियों के महत्व की बात करें तो ये स्थानीय निवासियों की आजीविका का जरिया बन सकती हैं। इनके जरिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। ये आपदा को रोकने में मददगार हैं। आर्द्र भूमियों के द्वारा बाढ़ की घटनाओं में कमी आती है। तटीय इलाकों की रक्षा होती है। इसके अलावा प्रदूषकों को अवशोषित कर पानी की गुणवत्ता में ये सुधार करती है। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। दरअसल यह कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर के नाम पर है, जहां इस ट्रीटी पर 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत जो क्षेत्र संरक्षण के लिए चुने जाते हैं उन्हें रामसर साइट्स के नाम से जानते हैं। इस कन्वेंशन का मकसद पूरी दुनिया की वेटलैंड्स को बेहतर प्रबंधन के जरिए सुरक्षित करना है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा के त्योहार का शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के लोगों समेत देश भर को बधाई दी। साथ ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इस त्योहार के महत्व को नई जनरेशन को बताने पर जोर दिया। खर्ची पूजा पूरे हफ्ते चलने वाला एक सालाना त्योहार है। इसमें चतुर्दश देवता के मंदिर में 14 देवी देवताओं की पूजा होती है। इनमें शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अबाधी यानी
जल के देवता चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री शामिल हैं। पहले दिन देवी देवताओं की प्रतिमाओं को हावड़ा नदी में स्नान कराया जाता है। त्रिपुरा को 14 देवताओं की भूमि भी कहते हैं। खर्ची पूजा में ट्राइबल और हिंदू धर्म का समागम देखने को मिलता है। ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है, लेकिन इसमें पूजा हिंदू देवी देवताओं की होती है। इसमें 14 देवी देवताओं के सिरों यानी हेड्स की पूजा की जाती है। हिंदू रीति रिवाजों में केवल सिर की पूजा को मान्यता नहीं है, लेकिन खर्ची पूजा को त्रिपुरा के हिंदुओं द्वारा मान्यता दी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूजा के पहले दिन राज्य की पुलिस द्वारा देवी देवताओं के सामने भारत का राष्ट्रगान किया जाता है। इसके बाद मुख्य पुजारी द्वारा जुलूस निकाला जाता है। मुख्य पुजारी को राजचंताई कहा जाता है। इस त्योहार का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाती है। राज्य सरकार इसके लिए 1949 में हुए समझौते के प्रावधानों का पालन करती है। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश, असम और मिजोरम से साझा होती है। त्रिपुरा बांग्लादेश से उत्तर, पश्चिम और दक्षिण 3 तरफ से घिरा हुआ है। इस तरह ये राज्य 84% तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषाएं बांग्ला, कोकबोरोक और अंग्रेजी है। आइए अब टाइम है टर्म ऑफ द डे का, और आज का टर्म ऑफ द डे है डूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग या डूम सर्फिंग से मतलब है इंटरनेट पर लगातार ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करना जो नेगेटिव है। लगातार माइंडलेसली उन खबरों को वीडियो, ऑडियो और न्यूज जैसे फॉर्मेट में कंज्यूम करने को ही डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। कुछ स्टडीज इस स्थिति को सोशल मीडिया पैनिक का नाम भी देती हैं। इसमें नेगेटिव न्यूज कंज्यूम करने वाले घंटों पेनफुल स्टोरीज को सुनते रहते हैं। वे ऐसे लोगों की स्टोरीज भी सुनते हैं जिन्हें वे फॉलो नहीं करते। कुछ स्टडीज मानती हैं कि ज्यादातर मामलों में डूम स्क्रॉलिंग करने वाले किसी तरह की एंजाइटी का शिकार होते हैं। बुलेटिन पर आधारित प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, विंबलडन विमेन सिंगल्स विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा किस देश से संबंधित हैं? स्पेन, सर्बिया, इटली या फिर चेक रिपब्लिक? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का खिताब जीता है? कोलंबिया, अर्जेंटीना, यूएसए, स्पेन? आइए देखिए पिछले बुलेटिन में क्या सवाल पूछे गए थे आपसे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल पूछा गया था, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में तैयार किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड? और सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड का गठन हुआ था? होमी सेठना समिति, श्री बी शिवरमन समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, केलकर टास्क फोर्स? सही जवाब है विकल्प बी। साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है। इसके मुताबिक एक नई ड्रग थेरेपी के जरिए इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स में 3 महीने में ही 700% तक की वृद्धि हो सकती है। अगर रिपोर्ट की ये स्टडी ग्राउंड रियलिटीज में बदलती है तो ऐसे करोड़ों लोग जो डायबिटीज के साथ जिंदगी बिता रहे हैं, उनके जिंदगी को नई आशा मिल सकती है। पहले आप भारत में बेहद आम होती जा रही डायबिटीज बीमारी के बारे में समझिए। देखिए, हमारे शरीर में मौजूद पेंक्रियाज यानी अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नाम का हार्मोन उत्सर्जित करती हैं। ये इंसुलिन ही हमारे शरीर में ग्लूकोज को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करने में मदद करता है। जब पेंक्रियाज की बीटा कोशिकाएं किसी डिस्फंक्शन या डैमेज के चलते इंसुलिन नहीं बना पाती तो इस स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज भी 2 तरह की होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनाता। इसके चलते टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को इंसुलिन हर दिन लेना पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज आमतौर पर बच्चों और किशोरों में डायग्नोज की जाती है। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन की बहुत कम मात्रा बनाता है। टाइप 2 डायबिटीज किसी भी उम्र में हो सकती है। यह डायबिटीज का सबसे कॉमन टाइप है। अपने खान पान में और जीवन शैली में बदलाव ले आकर टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। आइए अब समझते हैं कि ड्रग थेरेपी में आखिर क्या किया गया है। देखिए, इसमें 2 ड्रग्स को कंबाइन किया गया है। इसमें एक है हार्मिन। हार्मिन को कुछ पौधों से प्राप्त किया जाता है। यह बीटा कोशिका में DYRK1A एंजाइम को बनने से रोकता है। दूसरा है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये डायबिटीज की दवाओं का ही एक खास क्लास है जिसमें ओजेम्पिक भी शामिल है। इस ड्रग थेरेपी को चूहों के ऊपर टेस्ट किया गया है। इसमें मनुष्य की बीटा कोशिका को चूहों में इम्प्लांट किया गया और ड्रग को इन पर टेस्ट किया गया था। चूहों में इस ड्रग ने बीटा कोशिका में 700% तक की वृद्धि दिखाई है। लेकिन अभी रिसर्च एनिमल्स बेस्ड है। इंसानों में इसका क्लिनिकल ट्रायल होना बाकी है। यहां पर एक और बात समझिए, पेंक्रियाज हमारी बॉडी की एक मिश्रित ग्रंथि होती है। मतलब ये एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी और एक्सोक्राइन यानी
बहिर्स्रावी दोनों तरह का व्यवहार करती है। इसका एंडोक्राइन पार्ट इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, वहीं इसका एक्सोक्राइन पार्ट पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। बिहार सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय से राज्य के मखाना उत्पादन को लेकर कुछ जरूरी मांगे रखी हैं। इनमें पहली मांग है मखाना के लिए एमएसपी, दूसरी है दरभंगा स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना की स्थिति में सुधार। बिहार सरकार ने केंद्र से मखाना के लिए एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करने की मांग की है। एमएसपी की घोषणा सीसीईए यानी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर की जाती है। वर्तमान में सरकार रबी और खरीफ दोनों की फसलों को मिलाकर कुल 22 फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है। इन 22 फसलों में गन्ना शामिल नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। यहां ध्यान रखिए कि गन्ने की एमएसपी को एफआरपी यानी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस कहा जाता है। वहीं मखाना भी सरकार की एमएसपी की लिस्ट में शामिल नहीं है। बिहार सरकार मखाने को लेकर यह डिमांड आखिर क्यों कर रही है? देखिए, एक बार आंकड़ों को देखते हैं। मखाना एक जलीय फसल है जिसे बिहार के तकरीबन 10 जिलों में उगाया जाता है। भारत में उत्पादित होने वाले कुल मखाने में बिहार की हिस्सेदारी 85% के करीब है। ज्यादातर जिले मिथिलांचल से जुड़े हैं। बिहार के मिथिला मखाना को 2022 में ही जीआई टैग से नवाजा गया था। मखाने से कोलेस्ट्रॉल, सोडियम और फैट इसमें बहुत कम पाया जाता है। वहीं इसमें प्रोटीन और मिनरल्स बहुतायत में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे वेट लॉस के लिए एक आइडियल स्नैक माना जाता है। एक डेटा और याद रखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मखाना भारत में उत्पादित होता है, वहीं भारत में सबसे ज्यादा मखाना का उत्पादन बिहार में होता है। अब आते हैं बिहार सरकार के दूसरे मुद्दे पर। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने नवी पंचवर्षीय योजना के तहत बिहार के दरभंगा में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर ICAR-NRC फॉर मखाना को मंजूरी दी थी। इसका मकसद मखाने की फसल को संरक्षण प्रदान करना और उसका विकास करना था। इस संस्था ने 2002 में काम करना शुरू किया था, लेकिन 2005 में इसका प्रशासनिक नियंत्रण ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन RCER पटना को सौंप दिया गया। इसके चलते इसके नेशनल टैग को भी खत्म कर दिया गया था। लेकिन मई 2023 में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना दरभंगा को रिस्टोर किया गया। इसके मैंडेट में अन्य जलीय फसलों को भी शामिल किया गया। इसका नेशनल स्टेटस तो रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में इसमें एम्प्लॉयज की संख्या मात्र 10 है, जबकि इसमें 42 एम्प्लॉयज की संख्या स्वीकृत है। ऐसे ही अभी तक किसी फुल टाइम डायरेक्टर की भी नियुक्ति नहीं हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। इधर गुजरात में चांदीपुरा वायरस ने आतंक मचा रखा है। दरअसल चांदीपुरा वेस्कुलो वायरस CHPV के चलते 6 मौतें दर्ज की गई। इसे आमतौर पर चांदीपुरा वायरस कहा जाता है। चांदीपुरा वायरस का आउटब्रेक भारत में 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में हुआ था। इससे इंसानों में बुखार फैला था। 1967 में पुणे के वायरस रिसर्च सेंटर ने इसे आर्बो वायरस के तौर पर क्लासिफाई किया था। आर्बो वायरस से मतलब है कि इसका ट्रांसमिशन आर्थ्रोपोड वेक्टर के जरिए होता है। यह वायरस रैबिडोविरिडे फैमिली से ताल्लुक रखता है। इसके वेक्टर्स में सैंड फ्लाई, टिक और मच्छर शामिल हैं। इसके लक्षणों में तेज बुखार के साथ डायरिया और वॉमिटिंग शामिल है। इसमें तेज दिमागी बुखार भी हो जाता है। वर्तमान में इसके उपचार के लिए कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। इमरजेंसी केसेस में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए मेडिकेशन किया जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांदीपुरा वायरस उन चुनिंदा मैमेलियन वायरस में से एक है जो अपनी होस्ट सेल में संरचनात्मक बदलाव कर देते हैं। फिलिस्तीन को लेकर भारत को अक्सर कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, लेकिन विदेश नीति कभी भी पब्लिक ओपिनियन से डिसाइड नहीं होती। हाल ही में भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीन को दिए जाने वाले फंड की पहली किस्त जारी की। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत द्वारा UNRWA यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज ने इन द नियर ईस्ट के लिए $5 मिलियन का फंड जारी किया जाना है। पहली किस्त में भारत ने $2.5 मिलियन का फंड जारी किया है। UNRWA साल 1950 से फिलिस्तीन रिफ्यूजीज की भलाई के लिए काम कर रही है। इसका प्रयास इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच भी जारी है।
आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 तक भारत इस एजेंसी को फिलिस्तीन रिफ्यूजीज के कल्याण के लिए $35 मिलियन की फंडिंग जारी कर चुका है। यह संस्था इन रिफ्यूजीज की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं जैसी गतिविधियों के लिए काम करती है। आप जानते हैं UNRWA को इन कामों के लिए फंडिंग कहां से हासिल होती है? UN के सदस्य देश ही इसे अपनी इच्छा से फंड करते हैं। UNRWA के मैंडेट में बदलाव करने का अधिकार UN जनरल असेंबली के पास ही है। साथ ही फिलिस्तीन रिफ्यूजीज की परिभाषा में कौन शामिल होगा, इसका अधिकार भी UN जनरल असेंबली के पास है। UNRWA को UN की एजेंसी का दर्जा हासिल है। आइए अब देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे, और आज का टर्म ऑफ द डे है दार उल शफा। सल्तनत कालीन भारत में स्थापित दारुल शफा एक खैराती हॉस्पिटल था। इसकी स्थापना तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाई गई थी। भले ही ये एक खैराती हॉस्पिटल था, लेकिन इसमें कुशल डॉक्टर्स नियुक्त किए गए थे। मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक ने जनता की भलाई के मकसद से कई काम किए हैं। बस इसी कीवर्ड से आपको ये याद रखना है कि लोगों के लिए फ्री में हेल्थ सर्विसेज का काम कौन सा शासक कर सकता है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार भारत में सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य है। मखाना हाई फैट और सोडियम के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर ने 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? इंदौर, सूरत, नागपुर या फिर अहमदाबाद? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, विंबलडन विमेन सिंगल्स विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा किस देश से संबंधित हैं? स्पेन, सर्बिया, इटली या फिर चेक रिपब्लिक? सही जवाब है ऑप्शन डी, चेक रिपब्लिक। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का खिताब जीता है? कोलंबिया, अर्जेंटीना, यूएसए या फिर स्पेन? सही जवाब है विकल्प बी, अर्जेंटीना। केंद्र सरकार ने नीति आयोग को रिकॉन्स्टिट्यूट यानी पुनर्गठित करने की अधिसूचना जारी की है। मतलब ये कि नीति आयोग के कंपोजिशन यानी संरचना में बदलाव किया गया है। ये बदलाव मुख्य तौर पर स्पेशल इनवाइटीज यानी विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या में है। पहले नीति आयोग में स्पेशल इनवाइटीज सदस्यों की संख्या 5 हुआ करती थी, जो अब बढ़ाकर 11 कर दी गई है। अब हम नीति आयोग के कंपोजिशन को एक बार समझ लेते हैं। इसके चेयरपर्सन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग में अध्यक्ष के पद पर काबिज हैं। इसके वाइस चेयरपर्सन की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वाइस चेयरपर्सन को कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक हासिल होती है। वर्तमान में इस पद पर सुमन के बेरी हैं। इसके फुल टाइम मेंबर्स यानी पूर्णकालिक सदस्यों को मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा हासिल होता है। पूर्णकालिक सदस्यों में वैज्ञानिक वीके सारस्वत, कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद, बाल रोग विशेषज्ञ वीके पॉल और अर्थशास्त्री अरविंद विरमानी शामिल हैं। इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स अधिकतम 4 होते हैं। ये भारत सरकार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं। मुख्य बदलाव स्पेशल इनवाइटीज यानी विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या में किया गया है। ये सदस्य अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। इन सदस्यों को भी प्रधानमंत्री ही नामित करते हैं। इसमें ज्यादातर सदस्यों में सरकार के मंत्रियों को ही जगह दी गई है। वहीं नीति आयोग में एक सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद होता है, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। यह पद भारत सरकार में सचिव के बराबर होता है। वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम सीईओ के पद पर हैं। आपको बता दें, जनवरी 2015 में 65 साल पुराने योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था। मकसद था राष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिए एक संस्था का गठन करना। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करने के साथ साथ केंद्र और राज्यों को तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। एक बात जो यहां याद रखनी है वो है, नीति आयोग को भी केंद्र सरकार ने योजना आयोग की तरह ही एक कार्यकारी प्रस्ताव के जरिए गठित किया है। इसलिए न तो यह संस्था संवैधानिक है और न ही सांविधिक। संवैधानिक संस्था से मतलब है जिसका जिक्र संविधान में हो, जिसका गठन संविधान के अनुसार हो, जैसे वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। और सांविधिक संस्था से मतलब है जिसका गठन संसद के एक्ट के जरिए हुआ हो, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका एग्जाम्पल है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का शुभारंभ किया है। ये फैसिलिटी फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में तैयार की गई है। इसका गठन सेपी यानी कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस के तहत किया गया है। सेपी के तहत गठित ये पूरी दुनिया में ऐसी नवी लैब है और एशिया में पहली लैब है। प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी से क्या मतलब है? देखिए, जब भी किसी दवा को मंजूरी मिलती है तो पहले इस बात की जांच की जाती है कि जब इसे इंसानों को दिया जाएगा तो उन पर क्या प्रभाव होगा। कुछ दवाएं जिस बीमारी के लिए बनी होती हैं उसे तो ठीक कर देती हैं, लेकिन साइड इफेक्ट के तौर पर इंसानों को कुछ दूसरे नुकसान पहुंचा देती हैं। इन फैसिलिटीज में इनके नुकसान पहुंचाने की क्षमता को ही परखा जाता है। ये प्री क्लिनिकल रिसर्च भी दो तरह से होती है, इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है इन ग्लास। इसमें मेडिकल स्टडी या एक्सपेरिमेंट लैब के भीतर स्थित टेस्ट ट्यूब या लैब की डिश में की जाती है। वहीं इन विवो भी एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है इन लिविंग। इसमें मेडिकल रिसर्च किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में की जाती है। अब इन दोनों के डिफरेंस को समझिए। इन विट्रो में बॉडी के किसी टिश्यू या सेल पर रिसर्च की जाती है, वहीं इन विवो में पूरी बॉडी पर रिसर्च की जाती है। ऐसा नहीं है कि इन विवो में ये रिसर्च ह्यूमन बॉडी पर की जाने लगेगी। आमतौर पर चूहे जैसे एनिमल की बॉडी पर रिसर्च करके पता लगाया जाता है कि ड्रग ह्यूमन बॉडी पर कैसे काम करेगा। मैंने ऊपर एक संस्था सेपी का जिक्र किया था। सेपी एक पब्लिक प्राइवेट अलायंस है। इस अलायंस का मकसद भविष्य में होने वाली महामारियों से दुनिया को सुरक्षित करना है। इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीपा, चिकनगुनिया, इबोला, लासा और कोविड जैसी बीमारियां शामिल हैं। इसे 2017 में विश्व आर्थिक मंच के दावोस बैठक के दौरान लॉन्च किया गया था और इसका मुख्यालय नॉर्वे के ओस्लो में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। इसके मुताबिक राज्यों के पास अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित की गई सूची में परिवर्तन का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह फैसला बिहार सरकार द्वारा 2015 में तांती ततवा समुदाय को अनुसूचित जाति के तौर पर कैटेगराइज करने के चलते लिया गया है। कोर्ट ने साफ किया कि अनुच्छेद 341 में बदलाव करने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। कोर्ट के मुताबिक ऐसा करना अक्षम्य है। बिहार सरकार ने तांती ततवा समुदाय को ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट में की कैटेगरी में शामिल किया था। कोर्ट ने इस समुदाय को वापस से ओरिजिनल कैटेगरी में शामिल करने का आदेश दिया। हम समझते हैं कि अनुच्छेद 341 में आखिर कहा क्या गया है। पहले क्लॉज में यह बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश की किसी भी जाति को सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए अनुसूचित जाति के रूप में पहचान दे सकते हैं। राज्य के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करने के बाद ऐसा करते हैं। वहीं दूसरे क्लॉज में यह बताया गया है कि भारतीय संसद ऐसी ही अधिसूचना के द्वारा लिस्ट में अनुसूचित जाति को शामिल कर सकती है या इससे बाहर कर सकती है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि संविधान में इस लिस्ट में किसी समुदाय को बाहर करने का अधिकार संसद के पास है। जब यह काम बिहार सरकार द्वारा किया गया तो कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट के मुताबिक अनुच्छेद 341 के तहत जारी की गई लिस्ट में केवल संसद ही बदलाव कर सकती है। इधर भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक आयोजित हुई। बैठक का मुख्य मकसद हिंद प्रशांत की स्थिति की समीक्षा करना था। इस दौरान बैठक में तीनों पक्षों ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र में काम करने पर जोर दिया। साथ ही तीनों पक्षों ने IPOI यानी इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के ढांचे के तहत सहयोग तलाशने पर भी चर्चा की। इसके अलावा तीनों देशों ने समुद्री क्षेत्र की जागरूकता, समुद्री प्रदूषण और ब्लू इकोनॉमी में सहयोग की संभावनाओं को भी तलाशा। भारत के समुद्री पड़ोसियों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने और एक सुरक्षित समुद्री क्षेत्र बनाने के लिए इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इसका सुझाव सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान दिया था। यह 7 क्षेत्रों में सहयोग पर आधारित पहल है। ये क्षेत्र हैं समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन, क्षमता निर्माण और संसाधन साझा करना, आपदा जोखिम शमन और प्रबंधन, विज्ञान, तकनीकी और शैक्षणिक सहयोग और व्यापार, संपर्क और समुद्री परिवहन। वहीं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 7 मार्च 1997 को हुई थी। इसका मकसद हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय है मॉरिशस में एबने में। वर्तमान में इसमें 23 सदस्य देश हैं और 12 डायलॉग पार्टनर्स हैं। सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान,
सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन शामिल है। जबकि डायलॉग पार्टनर में चीन, मिस्र, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन विकास से जुड़े 6 क्षेत्रों पर फोकस्ड है। इसमें समुद्री सुरक्षा से लेकर पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने को भी शामिल किया गया है। एसोसिएशन का सर्वोच्च निकाय विदेश मंत्रियों की परिषद है, जिसकी बैठक हर साल आयोजित होती है। सारे अहम फैसले यहीं लिए जाते हैं। 2023 से 2025 की अवधि के लिए श्रीलंका इस परिषद का अध्यक्ष है। चलिए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे, और आज का टर्म ऑफ द डे है हुंडी। भारत में साख पत्रों का चलन बहुत प्राचीन है, इन्हें ही हुंडी कहा जाता है। देखिए, जब व्यापारी नकद में लेन देन करते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब व्यापार उधारी में किया जाए तो इसी समस्या का समाधान है हुंडी। जब व्यापारी तुरंत सौदे का पेमेंट नहीं कर पाते तो माल बेचने वाले को एक साख पत्र दिया जाता है। ये साख पत्र एक निश्चित अवधि के लिए होता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि व्यापारी इस निश्चित तिथि को इतना पैसा चुकाएगा। आरबीआई के मुताबिक हुंडी एक इनफॉर्मल सिस्टम का हिस्सा है, इसे कोई लीगल स्टेटस हासिल नहीं है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में कवर्ड भी नहीं है। आरबीआई के मुताबिक वर्तमान समय में इन्हें बिल ऑफ एक्सचेंज से कंपेयर किया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक वित्तीय दस्तावेज है जो एक व्यक्ति दूसरे को तयशुदा राशि एक निश्चित तारीख पर भुगतान करने का आदेश देता है। लेकिन ये बिल ऑफ एक्सचेंज से कहीं ज्यादा मॉडर्न टाइम के चेक के बराबर थे, जिन्हें स्थानीय बैंकर्स द्वारा जारी किया जाता था। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? इंदौर, फरीदाबाद, पुणे या फिर बेंगलुरु? अगला प्रश्न है, नीति आयोग में वाइस चेयरपर्सन या उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या इनमें से कोई नहीं? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार भारत में सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य है। मखाना हाई फैट और सोडियम के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल एक। अगला प्रश्न था, हाल ही में भारत के किस शहर ने 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? इंदौर, सूरत, नागपुर या फिर अहमदाबाद? और सही जवाब है विकल्प ए इंदौर। आइए खबरों की शुरुआत करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों मॉरिशस की यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने भारत के पहले ओवरसीज जन औषधि केंद्र का शुभारंभ मॉरिशस में किया। इस मौके पर उन्होंने भारत की मदद से बनी एक मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी भी लॉन्च की। आपने अपने आसपास जन औषधि केंद्र जरूर देखा होगा। हम समझते हैं कि भारत सरकार की कौन सी योजना के तहत ये जन औषधि केंद्र काम करते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के तहत एक डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स काम करता है। इसी के तहत भारत सरकार ने नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत जो आउटलेट खोले गए हैं उन्हें ही जन औषधि केंद्र कहते हैं। इन केंद्रों पर किफायती दामों में जेनेरिक मेडिसिन मुहैया कराई जाती है। इस योजना को लागू करने के लिए एक एजेंसी काम करती है जिसका नाम है PMBI यानी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। आपको बता दें कि जेनेरिक दवाओं में किसी ब्रांड नेम वाली दवाओं की तरह ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। साथ ही ये ब्रांडेड दवाओं के समान ही प्रभावी भी होते हैं, लेकिन ये ब्रांडेड दवाओं की तुलना में सस्ती होती हैं। कीमत कम होने की वजह से ये नहीं समझना है कि इनकी गुणवत्ता में कोई कमी होती है। इनकी कम कीमत की वजह दरअसल अलग है। देखिए, जब किसी बीमारी के लिए दवा तैयार की जाती है तो पहले उस पर खूब शोध होता है, फिर एक केमिकल कंपोजिशन डिसाइड होता है कि ये इस बीमारी के लिए काम करेगा। ये इस दवा का जेनेरिक नाम होता है जो कि दुनिया भर में एक ही जैसा होता है, लेकिन फिर अलग अलग कंपनीज इस दवा को अपने ब्रांड नेम के साथ पेटेंट करा लेती हैं। ये कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग, पेटेंट और मार्केटिंग पर खर्च करती हैं, तो इनकी दवाएं महंगी हो जाती हैं। किसी दवा के जेनेरिक वर्जन को बेचने के लिए केवल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, तो ये दवाएं सस्ती हो जाती हैं। जेनेरिक वर्जन को ब्रांड के नाम से बेचने के लिए क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं करना पड़ता। जेनेरिक दवा बनाने की परमिशन ब्रांड के पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद दी जाती है।
आप जानते हैं कि भारत के हिमाचल प्रदेश में शिमला और धर्मशाला समेत कई जगहों पर तिब्बती समुदाय के लोग निवास करते हैं। हाल ही में शिमला में तिब्बत समुदाय के लोगों द्वारा यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद देने के लिए एक सेरेमनी आयोजित की गई। इस मौके पर तिब्बत के परंपरागत सर्कल डांस गोरशे का भी आयोजन किया गया। आइए समझते हैं कि इस सेरेमनी के आयोजन की वजह क्या है। देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने तिब्बत पर इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है और यूएसए चीन को अपनी बादशाहत में खतरे की तरह देखता है। तो यूएसए को जहां भी चीन को टारगेट करने का, काउंटर करने का मौका मिलता है वो करता है और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत आम बात है। ऐसा ही कुछ रिजॉल्व तिब्बत एक्ट है। रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को यूएसए की कांग्रेस द्वारा जून 2024 में ही पारित कर दिया गया था। इसे यूएसए के राष्ट्रपति की मंजूरी अभी हाल ही में मिली है। इस एक्ट में तिब्बत के खिलाफ चीन द्वारा फैलाई गई डिसइंफॉर्मेशन यानी दुष्प्रचार के लिए फंड का प्रावधान किया गया है। ये एक्ट चीन के इस दावे को भी चुनौती देता है कि तिब्बत प्राचीन काल से ही चीन का हिस्सा रहा है। एक्ट में चीन से दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के साथ साथ तिब्बती समुदाय के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेताओं के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के मतभेदों को सुलझाने के लिए सार्थक और प्रत्यक्ष वार्ता करने की मांग की गई है। एक्ट में तिब्बत के लोगों के मानवाधिकारों की बात की गई है। साथ ही चीन को द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के तहत चीन के कर्तव्यों के पालन की बात कही गई है। चीन इन संधियों का हस्ताक्षरकर्ता देश है। यहां पर याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि यूएसए ने पहली बार तिब्बत के समर्थन में कोई एक्ट लाया है। यूएसए इससे पहले भी 2 बार तिब्बतन पॉलिसी एक्ट 2002 और द तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020 पेश कर चुका है। द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को यूएन जनरल असेंबली द्वारा 1966 में अपनाया गया और ये लागू हुआ 1972 में। भारत ने इसे रेटिफाई भी किया है। द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को भी भारत ने रेटिफाई किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा युद्ध में प्रयोग की जाने वाली वाघ नख को भारत लाया गया। इसे लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम से मुंबई लाया गया है। इसकी घोषणा महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्रालय द्वारा बीते साल ही की गई थी। इस वाघ नख को मुंबई से सतारा ले जाया जाएगा, जहां पर इसका अनावरण किया जाना है। सतारा के म्यूजियम में इसे छत्रपति शिवाजी महाराज के काल की अन्य कलाकृतियों के साथ डिस्प्ले किया जाएगा। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक ये वाघ नख विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम द्वारा महाराष्ट्र सरकार को 3 सालों के लिए उधार दी गई है। इसे महाराष्ट्र के कई म्यूजियम्स में शोकेस किया जाएगा। आपको बता दें कि वाघनख का प्रयोग छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को मारने के लिए किया था। अफजल खान बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत में जनरल था। वाघनख बाघ के पंजे के आकार का एक खंजर होता है। छत्रपति शिवाजी का जन्म वर्तमान महाराष्ट्र के पुणे जिले में शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज पर उनके गुरु समर्थ रामदास का काफी प्रभाव था। उनके नेतृत्व में स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना हुई। छत्रपति शिवाजी के जीवन काल में पुरंदर की संधि बेहद महत्वपूर्ण है। यह संधि मुगलों की तरफ से सेनापति जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। उनका राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा रायगढ़ के किले में 1674 में किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। साल 2024 में छत्रपति शिवाजी महाराज के तिलक के 350 साल पूरे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस मौके के चलते ही वाघ नख को लाने का काम किया है। वे अपने विरोधियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। शिवाजी का प्रशासन 2 हिस्सों में बटा था। एक भाग जो सीधे मराठों के अधीन था उसे स्वराज कहते थे। वहीं दूसरा वो क्षेत्र जो मुगलों के अधीन था, लेकिन वहां चौथ की वसूली की जाती थी। मराठा प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। एक लंबी तटरेखा के मालिकाना हक के बाद शिवाजी ने नौसेना बनाने पर ध्यान दिया। उन्हें समझ आ गया था कि एक मजबूत नौसेना ही समुद्र पर नियंत्रण दिला सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में हुई थी। चुनावों का दौर जनता के लिए तमाम घोषणाएं लेकर आता है। जैसे महाराष्ट्र में 2024 में असेंबली इलेक्शन है। महाराष्ट्र सरकार ने उससे पहले ही लाडला भाई योजना लॉन्च की है।
योजना के तहत महाराष्ट्र के ऐसे पुरुष विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली है, उन्हें 6,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। वहीं डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000 रुपये तो ग्रेजुएट्स को 10,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा युवाओं को 1 साल का फैक्ट्री में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें जॉब्स के लिए वर्क एक्सपीरियंस भी हासिल हो सकेगा। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार लाडली बहना योजना लॉन्च कर चुकी है, जिसमें आर्थिक तौर पर पिछड़ी महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यहां ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2023 से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चलाई जा रही है। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक स्तर पर अधिक स्वावलंबी बनाना है। मध्य प्रदेश में यह योजना विवाहित, विधवा, तलाकशुदा आदि महिलाओं के लिए है। आइए अब देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज के टर्म ऑफ द डे में है इको एंजाइटी। इको एंजाइटी, इसका संबंध जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़े मुद्दों के चलते होने वाली चिंता से है। ये चिंता यहीं तक सीमित नहीं होती, इसमें लोगों को यह भी महसूस होता है कि इंसान जलवायु परिवर्तन की समस्या को समझकर उस पर काम करने को भी राजी नहीं है। इसमें यह भाव भी शामिल होता है कि जलवायु परिवर्तन का कारण हम इंसान ही हैं, लेकिन हम इसके लिए पर्याप्त काम नहीं कर रहे। जैसे मुझे पानी की कमी को लेकर बहुत चिंता होती है। भविष्य में इंसान पानी के बिना कैसे सर्वाइव करेगा, ये मेरी इको एंजाइटी है। आपकी इको एंजाइटी क्या है? कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, भारत के पहले ओवरसीज जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किस देश में किया गया है? मॉरिशस, मालदीव, नेपाल या फिर बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में या फिर विजयनगर प्रशासन में। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? इंदौर, फरीदाबाद, पुणे या फिर बेंगलुरु। सही जवाब है विकल्प बी, फरीदाबाद। दूसरा प्रश्न था, नीति आयोग में वाइस चेयरपर्सन या उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प बी, प्रधानमंत्री। आइए खबरों की शुरुआत करें। आप अगर सोशल मीडिया पर हैं तो आज एक खबर से लगातार रूबरू हुए होंगे। सोशल मीडिया पर माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक और विंडोज के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप पड़ गया। इसके चलते एयरलाइंस और बैंकिंग समेत तमाम सर्विसेज पर सीधा असर दिखा। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के चलते दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट 365 के यूजर्स तमाम ऐप्स और सेवाओं को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक कुछ सर्विसेज को माइक्रोसॉफ्ट ने रिस्टोर कर लिया है, वहीं कुछ पर लगातार काम जारी है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक साइबर सिक्योरिटी फर्म क्लाउड स्ट्राइक ने एक एंटीवायरस अपडेट किया और इसके चलते ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इस्तेमाल करने वाले लैपटॉप और डेस्कटॉप पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ लिख कर आने लगा। दरअसल ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एक स्क्रीन एरर है। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर पर तब दिखाई देती है जब उन्हें कोई ऐसी समस्या आती है जिसे वे खुद ठीक नहीं कर सकते। इसमें स्क्रीन नीली हो जाती है और एक एरर मैसेज दिखाता है। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर ने एरर को रोकने के लिए काम करना बंद कर दिया है। कल्पना कीजिए कि आप अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और अचानक स्क्रीन नीली हो जाती है और एक मैसेज पॉपअप होता है। इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर ने एक बड़ी समस्या का पता तो लगा लिया है और खुद को बचाने के लिए काम करना बंद कर दिया है। इसे ठीक करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होगा और पता लगाना होगा कि समस्या का रूट कॉज क्या है। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आपके कंप्यूटर को आगे के नुकसान से सुरक्षित रखने में मदद करता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। इस कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है विंडोज। विंडोज एक ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मशहूर है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है जो किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप प्राइमरी सॉफ्टवेयर की तरह समझिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से कम्युनिकेट करके सिस्टम को फंक्शनल बनाता है। यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि कंप्यूटर जैसी सभी डिवाइसेस, चाहे लैपटॉप हों या टैबलेट, स्मार्ट वॉच हों या स्मार्टफोन, सब में एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। आपने भारत की औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ाई के बारे में सुना होगा। इस जंग में 1857 की क्रांति एक ऐसा पॉइंट है जहां से भारतीय स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। आज यानी 19 जुलाई को 1857 की क्रांति के हीरो मंगल पांडे की जयंती मनाई जाती है। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। यूं तो इस क्रांति के कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारणों में सैन्य कारण का जिक्र मिलता है।
दरअसल लॉर्ड कैनिंग के काल में 1856 में द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट की घोषणा की गई थी। इस एक्ट के मुताबिक भारतीय सैनिकों को यह स्वीकार करना था कि सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार कर विदेश जाना होगा और वे इसके लिए मना नहीं कर सकते थे। वहीं भारतीय उस समय तक समुद्र यात्रा को धार्मिक रूप से पाप समझते थे। इसका विरोध हो ही रहा था कि कंपनी ने सेना में इनफील्ड नाम की राइफल लॉन्च की। इसमें कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। कहा जाता है कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी चढ़ी होती थी, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। इन कारतूसों के विरोध की पहली घटना हुई थी बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित एक छावनी शहर है। यहाँ पर मंगल पांडे नाम पर एक पार्क भी बनाया गया है। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। कहते हैं कि अंग्रेज उन्हें पकड़ने आए तो उन्होंने खुद को भी गोली मार ली थी, लेकिन वे सिर्फ जख्मी हुए और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 8 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल के तहत उन्हें फांसी की सजा दी गई। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुए सैन्य विद्रोह से मानी जाती है। आपने शनि ग्रह के कैसिनी मिशन के बारे में जरूर सुना होगा। यह मिशन कैसिनी ह्यूजेंस के नाम से मशहूर हुआ था। इसमें कैसिनी एक स्पेसक्राफ्ट था जिसे नासा द्वारा तैयार किया गया था। वहीं ह्यूजेंस एक लैंडर था जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने तैयार किया था। इस मिशन को शनि और उसके मून्स यानी चंद्रमाओं को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया था। 2017 में यह मिशन तो खत्म हो गया, लेकिन इसने 17 सालों तक जो डेटा कलेक्ट किया उसका एनालिसिस वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक चल रहा है। कैसिनी मिशन के रडार ऑब्जर्वेशन ने शनि के चंद्रमा टाइटन के बारे में कुछ बेहद अहम जानकारियां पेश की हैं। टाइटन हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा बृहस्पति ग्रह का गैनीमेड है। इसके अलावा वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा टाइटन पर भी जीवन की परिस्थितियां देख रहे हैं। कैसिनी की तस्वीरें दिखाती हैं कि टाइटन के आसपास नारंगी रंग का स्मॉग है। पृथ्वी के अलावा यह ज्ञात ऐसी दूसरी जगह है जहां की सतह पर तरल समुद्र पाए जाते हैं, लेकिन ये समुद्र पानी के नहीं हैं, बल्कि ये नाइट्रोजन, मीथेन और इथेन जैसे तत्वों से भरे हैं। सौर मंडल में केवल टाइटन और पृथ्वी ही हैं जहां पर बादलों से बारिश होती है। ये पानी नदियों, झीलों और समुद्रों में बहता है, फिर यह पानी वापस से वाष्पित होकर आकाश में जाता है। इस तरह हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस फिर से शुरू होती है। बस फर्क यह है कि पृथ्वी पर बादलों से पानी गिरता है, लेकिन टाइटन पर बादलों से मीथेन की वर्षा होती है। इस पूरी रिसर्च पर नेचर कम्युनिकेशंस नाम के जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है। इसके मुताबिक टाइटन पृथ्वी जैसी ही एक दुनिया है जिसमें मीथेन आधारित हाइड्रोलॉजिक प्रोसेस होती है। टाइटन के उत्तरी ध्रुव पर मौजूद 3 समुद्रों का अध्ययन किया गया है। इन्हें क्राकेनमेर, लिगियामेर और पुंगामेर नाम दिया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में नेशनल सिंपोजियम ऑन बैम्बू आयोजित किया गया। इसे DNRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस मौके पर भारत में बांस की खेती को लेकर एक व्यापक हैंडबुक जारी की गई। इससे छोटे किसान, खासतौर पर महिलाएं, इससे जानकारी जुटा सकेंगी। इस पूरे इवेंट का मकसद था महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना, बांस की खेती के जरिए सतत विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लखपति दीदी से मतलब है कि महिलाओं की सालाना 1 लाख रुपए की कम से कम आय हो। आपको बता दें, भारत में बांस की तकरीबन 136 प्रजातियां उगाई जाती हैं। इस स्पीशीज डायवर्सिटी के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। बांस को ग्रीन गोल्ड, पुअर मेंस टिम्बर और क्रेडल टू कॉफिन टिम्बर भी कहा जाता है। भारत में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बैम्बू मिशन को 2006-07 में केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर लॉन्च किया गया था। 2014-15 में इसे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में मर्ज कर दिया गया था। ये स्थिति 2015-16 तक रही। इसके बाद रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन 2018-19 में लॉन्च किया गया। इस मिशन को हब एंड स्पोक मॉडल के तौर पर लागू किया जा रहा है। इसका मकसद बांस क्षेत्र के पूरे वैल्यू चेन का विकास करना था, साथ ही किसानों को बाजार से जोड़ना था। मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा लागू किया जाता है। याद रखिए कि बांस ग्रास कुल की एक प्रजाति है। 2017 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में संशोधन करके बांस को पेड़ की परिभाषा से हटा दिया गया था। अब वन क्षेत्र के बाहर उगाए गए बांस के लिए काटने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। चलिए अब आज के टर्म ऑफ द डे देखें। आज के टर्म ऑफ द डे में है पणी।
प्राचीन समय में व्यापार वाणिज्य करने वालों को पणि कहा जाता था। ऋग्वेद में पणि शब्द का जिक्र कई बार हुआ है। आप आज के वक्त में बिजनेस करने वाले लोगों की तुलना पणि से कर सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि पणि शब्द पण विनिमय से बना है। इस तरह पणि वह व्यक्ति है जो बिना बदले के कुछ नहीं दे सकता। आइए अब वक्त है बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखने का। पहला प्रश्न है, गेवरा और कुसमुंडा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? कोयला, लोहा, मैग्नीज या फिर तांबा? अगला प्रश्न है, कैसनी ह्यूजेंस मिशन किस ग्रह के लिए प्रसिद्ध है? बुध, शनि, बृहस्पति या फिर मंगल? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भारत के पहले ओवरसीज जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किस देश में किया गया है? मॉरिशस, मालदीव, नेपाल या फिर बांग्लादेश? सही जवाब है विकल्प ए, मॉरिशस। अगला प्रश्न था, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में या फिर विजयनगर प्रशासन में? और सही जवाब है विकल्प सी, मराठा प्रशासन में।